हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज हम जावा में स्विच केस के बारे में पढ़ने वाले हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर स्विच केस भी हमारा आता है। जैसे हमारा इफ स्टेटमेंट आता था, हमारा जो इफ स्टेटमेंट होता था वो कैसे काम करता है ये हम लोग देख चुके हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारा स्विच केस भी किस प्रकार से काम करता है। सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल वीडियोस में मैं स्विच केस के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। यहाँ पर भी जावा में हमारा स्विच केस उसी प्रकार से काम करता है जैसे सी लैंग्वेज में लिखा जाता है। दोनों में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर भी हम स्विच केस में वैसा ही करेंगे जैसे हम सी लैंग्वेज में करते थे। जैसे कि स्विच केस में क्या किया जाता है, एक वेरिएबल को पास कर दिया जाता है, यानी कि एक वेरिएबल या फिर वैल्यू को भेजा जाता है स्विच केस के अंदर, और उसके अंदर डिफरेंट केसेस होते हैं। जिस केस की वैल्यू हमारी दी गई वेरिएबल की वैल्यू से मैच कर जाती है उस नंबर का केस को चला दिया जाता है, यानी कि उस केस को एग्जीक्यूट करा दिया जाता है, और उसके अलावा बाकी सभी केसेस को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ये हमारा किस प्रकार से काम करेगा, आइए चलते हैं बोर्ड पर और अच्छे से समझते हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा स्विच केस किस प्रकार से काम करेगा। जावा में भी स्विच केस उसी प्रकार से काम करता है जैसा कि सी लैंग्वेज में, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। यहाँ पर भी हम लेट सपोज कि एक क्लास बनाते हैं। क्लास, मान लिया हम क्लास बनाने जा रहे हैं नंबर ऑफ डेज के लिए। तो यहाँ पर भी एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं, नेम ऑफ डे, जिसमें नेम का n बड़ा है और डे का d बड़ा है। चलिए, ऑफ भी एक डिफरेंट वर्ड है, इसका भी मैं कैपिटल में कर देता हूँ। ये हमारी क्लास का नाम हो गया विदाउट स्पेस। अंदर जाएंगे PSVM यानी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखेंगे। अब यहाँ पर आप ब्लूजे में वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर स्ट्रिंग args लिखें चाहे ना लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर आते हैं, अंदर आने के बाद सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। लेट्स सपोज ch नाम का एक वेरिएबल लिया हमने। अब इस ch में वैल्यू अगर आप यूजर से मंगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और अगर आप यहाँ से भेजना चाहते हैं तो आपको int ch यहाँ पर लिखना पड़ेगा। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर यूजर से ही मंगवाना चाहते हैं तो हमें एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऊपर इंपोर्ट java.util.asterisk भी लगा सकते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, asterisk का मतलब होता है ऑल क्लासेस इनसाइड java.util पैकेज। यहाँ पर आप asterisk लगाएंगे तो सारी की सारी क्लासेस आ जाएंगी java.util पैकेज की। और अगर यहाँ पर आप किसी पर्टिकुलर क्लास को केवल इंपोर्ट कराना चाहते हैं तो उस क्लास का नाम लिख दीजिए। जैसे हमें यहाँ पर इस पैकेज से स्कैनर क्लास से ही काम है सिर्फ, तो हम यहाँ पर केवल स्कैनर क्लास का नाम दे देंगे। ध्यान रखिएगा S बड़ा रहेगा। स्कैनर लिख दिया मैंने और सेमीकोलन लगा दिया। अब हम अपनी स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाएंगे। स्कैनर, लेट्स सपोज SC नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में system.in, सिस्टम का S बड़ा है। अब यहाँ पर एक मैसेज देने के लिए सबसे पहले कि जब हमारा प्रोग्राम रन करे तो वहाँ पर लिख कर क्या है, एंटर अ नंबर। तो हम यहाँ पर एक मैसेज देंगे SOPLN में, यानी system.out.println में, एंटर अ नंबर। अब जो नंबर होगा भाई, हम यहाँ पर करने क्या जा रहे हैं, डे का नाम प्रिंट करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूजर से एक नंबर मांगेंगे। यूजर नंबर देगा, जैसे कि 1 से लेकर 7 के बीच में, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, टोटल 7 डेज होते हैं। तो यहाँ पर हम यूजर से इनपुट करवा लेंगे 1 से 7 के बीच की कोई संख्या। जिस नंबर की संख्या यूजर इनपुट करेगा उस नंबर का डे हमारा प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर एक मैसेज आ गया, एंटर अ नंबर। जो भी नंबर यूजर देगा उसे हम ch वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। अब आप यूजर की सहूलियत के लिए, यूजर को और ज्यादा अच्छे से बताने के लिए, आप यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ इस तरीके से 1-7 लिख सकते हैं, कोलन, तब डबल कोट बंद करके आप पैरेंथेसिस को क्लोज करिए। तो यहाँ पर जब लिख करके आएगा एंटर अ नंबर, यहाँ नंबर का NO शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, ब्रैकेट में लिख के आ रहा होगा 1-7। तो यूजर को इससे पता चल जाएगा कि उसे 1 से 7 के बीच का ही कोई ना कोई नंबर दबाना है। अब यहाँ पर ch वेरिएबल लेंगे, इक्वल टू sc.nextInt लगाया। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि नेक्स्ट इन फंक्शन क्या करता है, स्कैनर क्लास का फंक्शन है नेक्स्ट इन फंक्शन, और ये यूजर से एक इंटीजर वैल्यू लेने के लिए यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट इंट यानी कि
एक इंटीजर वैल्यू को ले लो और जो भी इंटीजर वैल्यू यहाँ से यूजर देगा उसे हम ch वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। अब जाकर के हम मेन अपना स्विच केस लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो भी ch वेरिएबल में वैल्यू यूजर ने दी है उसे हम अपने स्विच केस को लगाते हैं। लिखेंगे स्विच, स्मॉल लेटर्स में पैरेंथेसिस लगाएंगे और ये ch वेरिएबल हम यहाँ पर अंदर भेज देते हैं इस तरह से। इसके बाद कर्ली ब्रेस स्टार्ट करेंगे और केसेस लिखेंगे। अंदर जाकर के सबसे पहले केस 1 होगा हमारा, कोलन लगाएंगे और इसके सामने भी लिख सकते हैं और आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग कोलन लगाने के बाद नेक्स्ट लाइन पे जाकर नीचे लिखें। यहाँ पर हम केस 1 में SOPLN यानी कि प्रिंटिंग का काम करने वाले हैं। क्या प्रिंट करने वाले हैं? अगर पहला नंबर यूजर इनपुट करता है यानी कि 1, तो 1 नंबर पे हम संडे प्रिंट करा देते हैं। जैसे कि तो यहाँ पर संडे प्रिंट होकर के आ जाएगा और नीचे लगा देंगे ब्रेक। ब्रेक एक कीवर्ड है जिसका यूज मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को बताऊंगा। अब नेक्स्ट केस देख लेते हैं, केस 2। सॉरी, यहाँ पर कोलन लगेगा और इसमें लिख देते हैं SOPLN मंडे। फिर से ब्रेक लगाएंगे। फिर केस 3। ध्यान रखिएगा, इंडेंटेशन को आपको बहुत ध्यान रखना है। आप एक अच्छा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जो कि रीडेबल हो, तो इसलिए केस के नीचे केस आपको लिखने हैं। इसी तरह से अंदर केस के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो एक सिधान में होने चाहिए, यानी एक इंडेंटेशन के साथ लिखने हैं। 3 के बाद कोलन लगाया, SOPLN, अंदर लिख देंगे ट्यूसडे और ब्रेक लगा देंगे। इस तरह से केस 4, 5, 6 करते करते 7 तक जाएंगे। लास्ट में 7 होगा तो मैं यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। लास्ट में केस 7 कर देता हूँ, SOPLN, लास्ट में होगा हमारा सैटरडे और ब्रेक लगा देंगे। और लास्ट में एक डिफॉल्ट का भी आपका पास होता है ऑप्शन, जो आप डिफॉल्ट लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं। जैसे इफ स्टेटमेंट में हमारे पास लास्ट में एल्स लगता था जो कि ऑप्शनल होता था। आप लगाना चाहते हैं, आपकी ज़रूरत है तो आप लगाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसी तरह से यहाँ पर डिफॉल्ट होता है। चलिए मैं लगा देता हूँ। यहाँ पर एक डिफॉल्ट लगा दिया। डिफॉल्ट का केस तब चलेगा जब कोई भी केस इनमें से नहीं चलेगा। अभी मैं आप लोगों को क्लियरली बताता हूँ कि ये किस प्रकार से काम करेगा। पहले मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं प्रिंट करा देता हूँ इनवैलिड नंबर, और यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाना है क्योंकि ये ऑलरेडी लास्ट में लगा हुआ है। कर्ली ब्रेस को नीचे आकर के बंद करेंगे और इसके बाद हम अपने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन को बंद करेंगे और फिर इस क्लास के नीचे क्लास को बंद कर देंगे। तो ये हमारा एक प्रोग्राम बन गया। अब यहाँ पर स्विच केस काम कैसे कर रहा है? जब यूजर ने कोई नंबर दिया उसे जाकर हमने ch वेरिएबल में स्टोर कर लिया और ch वेरिएबल में स्टोर करने के बाद हमने उसे स्विच केस के अंदर भेज दिया। लेट्स सपोज कि यूजर ने इनपुट किया था 3, तो यहाँ पर ch के अंदर आ गया इस समय 3 जो वैल्यू है उसे केस नंबर 1 के आगे लिखे गए नंबर यानी 1 से मैच कराया जाएगा। क्या 1 3 से इक्वल है? 1 3 के इक्वल नहीं है तो फिर अंदर नहीं जाएगा और ये वाले केस के अंदर जो भी हमने स्टेटमेंट्स लिख रखे हैं इनको एग्जीक्यूट नहीं कराया जाएगा। नेक्स्ट केस के पास बढ़ जाएगा। इसके नंबर 2 को इस 3 से कंपेयर करेगा। क्या 2 3 के इक्वल है? 2 भी 3 के इक्वल नहीं है तो फिर इसके अंदर लिखे गए स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट नहीं कराया जाएगा और नेक्स्ट केस पे बढ़ जाएगा। 3 को 3 से मैच कराएगा। क्या 3 3 के इक्वल है? इस बार मैच कर गया, 3 3 के इक्वल है तो फिर अंदर जाएगा और अंदर लिखेगा दोनों स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा। यानी कि सबसे पहले प्रिंट करके दे देगा ट्यूसडे, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट लिख रखा है और उसके बाद ब्रेक लगा रखा है। अब ब्रेक का काम क्या होता है? तो ब्रेक कीवर्ड का यूज होता है जिस भी पैरेंथेसिस स्टार्ट एंड पैरेंथेसिस क्लोज। पैरेंथेसिस स्टार्ट एंड पैरेंथेसिस क्लोज से बनता है पूरा एक ब्लॉक और जिस भी ब्लॉक के अंदर ब्रेक चलेगा यानी एग्जीक्यूट कराया जाएगा। जब केस नंबर 3 को मैच कराया गया तो इसका ब्रेक काम करेगा, बाकी ब्रेक काम नहीं करेंगे, केवल ये वाला ब्रेक काम कर रहा होगा। तो जैसे ही ये वाला ब्रेक काम करेगा तो जिस भी ब्लॉक के अंदर ब्रेक लगा हुआ है हमारे कंट्रोल को वो उस ब्लॉक से बाहर यानी कि इस वाले कर्ली ब्रेस के बाद भेज देगा, बाहर निकाल देगा। स्विच केस के अंदर जितने भी नीचे लिखे गए स्टेटमेंट्स हैं किसी भी नीचे वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट ना कराया जाए और हमारा स्विच केस से बाहर हमारा कंट्रोल निकल जाए। कंट्रोल का मतलब है प्रोग्राम का जो ध्यान होता है। एक एक लाइन को हमारा कंट्रोल कर रहा होता है, यानी कि जो हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल यानी कि फोकस होता है या ध्यान होता है वो एक एक लाइन को एक एक करके एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो जब इस लाइन पर आएगा और ब्रेक कीवर्ड को चलाएगा
जैसे ही यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड को हमारा कंट्रोल चलाएगा तो वैसे ही ब्रेक क्या करेगा, हमारे जिस भी ब्लॉक के अंदर वो ब्रेक लगा हुआ है हमारे उस ब्लॉक से यानी इस स्विच केस से बाहर निकाल देगा हमारे कंट्रोल को, और नीचे दिए गए स्टेटमेंट सब स्किप कर दिए जाएंगे। इसलिए हम ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन केस मान लिया कि हम ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, तो चलिए ये भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। मान लिया कि स्विच केस के अंदर भेजा जाता है 1, तो यहाँ पर CH के अंदर जैसे ही 1 भेजा जाएगा तो केस नंबर 1 मैच कर जाएगा, 1 = 1। तो जब 1 के इक्वल हो जाएगा तो पहले वाले स्टेटमेंट यानी कि संडे को प्रिंट कराया जाएगा, और संडे प्रिंट होने के बाद मान लिया यहाँ पर ब्रेक नहीं लगा हुआ है, ऐसे में क्या होगा कि इसकी प्रिंटिंग करने के बाद नेक्स्ट केस के अंदर भी डायरेक्ट चला जाएगा बिना कोई कंडीशन को चेक किए हुए, यानी कि इसका केस अब मैच नहीं कराएगा, बिना केस मैच कराए हुए अगले वाले स्टेटमेंट के पास पहुंच जाएगा। इसको प्रिंट किया, उसके बाद इसको प्रिंट करेगा, इसको प्रिंट करने के बाद यहाँ पर ब्रेक मिलेगा, यहाँ पर जब ब्रेक मिलेगा तब जा करके इस ब्लॉक से बाहर हमारे कंट्रोल को भेजा जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 2 केसेस चल जाएंगे रैंडमली, और यहाँ पर संडे और मंडे 2 आउटपुट आ जाएंगे, जबकि हमें ऐसा नहीं करना था। इफ एल्स की तरीके से अगर हम काम करवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अगर हमारा कोई एक ही केस चले तो ऐसे केस में हमें हर एक केस के अंदर लास्ट में ब्रेक लगाना ज़रूरी है। आप एक केस के अंदर 1 लाइन लिखिए चाहे 10 लाइन लिखिए, आपकी इच्छा है। यहाँ मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक बेसिक सा एग्जांपल है जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए मैंने डेज वाला एग्जांपल दिया हुआ है। इसी तरह आप मान लिया कि यहाँ पर भी ब्रेक नहीं लगा हुआ है, ऐसे में क्या होगा, अब अगर CH के अंदर 1 आता है तो केस नंबर 1 मैच होगा, संडे प्रिंट कराया जाएगा, फिर केस नंबर 2 को बिना कुछ चेक किए चला जाएगा अंदर और यहाँ पर मंडे को प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद फिर से ब्रेक नहीं पाएगा तो फिर अगले केस 3 में चला जाएगा और ट्यूसडे को भी प्रिंट कर देगा। जब ट्यूसडे को प्रिंट कर देगा उसके बाद वहाँ पर ब्रेक पाएगा तो यहाँ पर इस स्विच केस से बाहर निकाल देगा कंट्रोल को, उसके नीचे वाले स्टेटमेंट स्किप कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर 3 आउटपुट आ जाएंगे। तब उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब बात कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट की। डिफ़ॉल्ट ऑप्शनल होता है। अब जब यूज़र कोई भी नंबर CH वेरिएबल में देगा तो 1 से 7 के बीच में अगर देता है तो कोई ना कोई केस 1 चल ही जाएगा, ये तो गारंटी है। बट इन केस यूज़र 1 से 7 के बीच की कोई संख्या नहीं देता है, मान लिया यूज़र देता है 13, 14 या 100, 200, तो ऐसे केस में क्या होगा कि मान लिया यूज़र ने दिया 100, अब वो 100 नंबर हमारा किसी भी केस से मैच नहीं करेगा, ना 1 से लेकर 2, ना 3, ना 4, 5, 6, 7, किसी से भी मैच नहीं किया 100। ऐसे केस में कोई भी केस नहीं चलाया जाएगा। और तब जब हमारी किसी भी केस की वैल्यू को मैच नहीं कराया जाएगा CH वेरिएबल में दी गई वैल्यू से, ऐसे केस में जाता है डिफ़ॉल्ट के पास। जब डिफ़ॉल्ट में कोई भी स्टेटमेंट हम दे देते हैं वो तब प्रिंट होता है जब कोई भी केस नहीं एग्जीक्यूट होता है। इसलिए हमने यहाँ पर इनवैलिड नंबर दे रखा है ताकि जब यूज़र कोई अनदर नंबर दे, 1 से 7 के अलावा कोई नंबर दे, तो हमने 1 से 7 के अलावा और कोई केस ही नहीं बना रखा है। जब कोई केस है ही नहीं 1 से 7 के अलावा तो यूज़र मान लिया 100 दे देता है तो वो 100 वाला केस तो है ही नहीं यहाँ पर। तो ऐसे केस में हमारे पास मैसेज आ जाए डिफ़ॉल्ट के अंदर जा करके इनवैलिड नंबर, यूज़र के सामने एक मैसेज जाएगा कि आपने इनवैलिड नंबर दिया हुआ है, तो ये एक एरर मैसेज के तौर पर यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। इन केस अगर आप डिफ़ॉल्ट नहीं लगाते हैं और तब यूज़र 100 देता है मान लिया यहाँ पर, अब क्या होगा कि अगर किसी भी केस को मैच नहीं कराया जाएगा और डिफ़ॉल्ट भी नहीं है कि कोई अनदर नंबर दिया गया है तो जो है यूज़र कोई मैसेज प्रिंट करा दे, तो डिफ़ॉल्ट जब है ही नहीं तो कोई भी मैसेज नहीं आएगा और कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। याद रखिए डिफ़ॉल्ट हमेशा लास्ट में लगता है और लास्ट में लगने की वजह से इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराने के बाद ब्रेक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लास्ट में होने की वजह से इसके बाद ऑलरेडी ये वाला ब्लॉक बंद हो रहा है और इसके बाद कंट्रोल इसी के बाहर ऑलरेडी निकल जाएगा बिना कुछ चेक किए। तो जब हमारा ब्लॉक बिना ब्रेक लगाए डायरेक्ट लास्ट में लगा हुआ है हमारा डिफ़ॉल्ट, तो जब हमारा कंट्रोल इस डिफ़ॉल्ट के अंदर जा करके लास्ट में लगे हुए इस मैसेज इनवैलिड नंबर को प्रिंट करेगा, तो इसके बाद अगर ब्रेक नहीं भी लगा हुआ है तो हमारा कंट्रोल फिर भी इस स्विच केस के ब्लॉक से बाहर निकल ही जाएगा। इस वजह से हम यहाँ पर ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। इन केस किसी भी कारण की वजह से अगर आप डिफ़ॉल्ट को लास्ट में ना लगा करके कहीं बीच में या ऊपर लगाते हैं तब आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट तब पहले चल रहा होगा और पहले चलने के बाद नीचे केसेस दिए गए होंगे। मान लिया हम डिफ़ॉल्ट दूसरे नंबर पे लगा देते हैं यहाँ पर, तो ऐसे केस में डिफ़ॉल्ट के बाद यहाँ पर ब्रेक लगाना ज़रूरी होगा डिफ़ॉल्ट में अंदर। और अगर यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो ऐसे केस में डिफ़ॉल्ट के बाद जो भी केस, जैसे कि केस नंबर 3 दिया होगा तो 3 को एग्जीक्यूट करा दिया जाएगा। तो अगर हम डिफ़ॉल्ट को ऊपर कहीं लिख रहे हैं, लास्ट में नहीं लगा रहे हैं, बीच में कहीं लिखते हैं या सबसे पहले नंबर पर लिखते हैं, कहीं पर भी लिखें लास्ट के अलावा,
तो ऐसे केस में हमें डिफ़ॉल्ट में भी ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ स्विच केस और इसकी वर्किंग आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है। ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ पर भी समझ लेते हैं ये किस प्रकार से काम करता है। तो हेलो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैंने पहले से अपना BlueJ ओपन कर लिया है। यहाँ पर न्यू क्लास में चलते हैं और न्यू क्लास को क्रिएट कर लेते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्विच केस के बारे में, तो हम अपनी क्लास का नाम स्विच केस रख देते हैं। यहाँ पर मैंने स्विच का S और केस का C बड़ा रखा हुआ है और दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं है। क्लास सेलेक्टेड है बाय डिफ़ॉल्ट और हम जाते हैं ओके पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारी ये क्लास बन करके आ गई है। डबल क्लिक करके इसे ओपन करते हैं और ये ओपन करने के बाद जो भी हमारा कोड पहले से लिख करके आ रहा है तो मैं इसे डिलीट करके अपनी एक नई क्लास दोबारा बना लेता हूँ। तो मैं Ctrl+A प्रेस करता हूँ, सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। मैं डिलीट कर देता हूँ सब कुछ और यहाँ पर मैं अपनी एक क्लास बना लेता हूँ, पब्लिक क्लास। क्लास का नाम हमने अभी स्विच केस दिया था तो वही नाम हमें यहाँ पर भी देना है, स्विच केस, जिसमें स्विच का S बड़ा है और केस का C बड़ा है। अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएंगे और अंदर आने के बाद अब हम अपना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाते हैं। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पैरेंथेसिस लगाया, अंदर जा करके स्ट्रिंग args देंगे। आप देना चाहें तो दीजिए, नहीं देना चाहते हैं तो कोई कंपलसरी नहीं है BlueJ में। स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिया और अब हम अंदर आते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के और यहाँ पर आकर के कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और अंदर आ जाते हैं। अब हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन के अंदर आ गए हैं। अब हम यहाँ आकर के स्विच केस बनाने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट ch यानी चॉइस। चॉइस का शॉर्ट फॉर्म है ch, क्योंकि हम यहाँ पर यूज़र से चॉइस मांगने वाले हैं। तो ch वेरिएबल ले लिया। उसके बाद हम यूज़र से इनपुट करने वाले हैं वैल्यू को, तो इसलिए हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्कैनर क्लास को बनाने के लिए हमें सबसे ऊपर पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट java.util. चाहे स्कैनर लिख लीजिए चाहे आप एस्ट्रिक लगा लीजिए। एस्ट्रिक लगाएंगे तो इस java.util पैकेज की सभी क्लासेस इंपोर्ट हो जाएंगी आपकी फ़ाइल में। और अगर आप किसी पर्टिकुलर एक क्लास को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप उस क्लास का नाम यहाँ पर देंगे। ध्यान रहे क्लास के नाम का पहला लेटर कैपिटल होता है, इस वजह से हमने यहाँ पर स्कैनर का S भी कैपिटल बनाया है। अब हम नीचे आते हैं इंट ch के और यहाँ पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। स्कैनर स्पेस sc नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, इक्वल टू न्यू कीवर्ड लगाया और फिर स्कैनर अगेन लिखेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, इसके अंदर आकर के system.in हमारी इनपुट स्ट्रीम होती है जो कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए काम आ रही है। सेमीकोलन लगा दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट देंगे यूज़र के सामने, system.out.println और यहाँ पर दे देते हैं एंटर नंबर या एंटर नंबर ऑफ डे, कुछ भी आप मैसेज दे सकते हैं। यहाँ पर आप डबल कोट्स के एरिया के अंदर जो भी हम दे रहे हैं वो एक मैसेज है सिंपली। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट के अंदर यूज़र को नंबर भी दे देते हैं कि उसे 1 से 7 के बीच का ही कोई ना कोई नंबर इंपुट करना है। तो यहाँ पर 1-7 लिख करके आ रहा होगा तो यूज़र के लिए आसानी होगी समझने में कि उसे कौन सा नंबर इनपुट करना है, यानी कि किस रेंज का नंबर इनपुट करना है, 1 से 7 के बीच का। अब हम आते हैं नेक्स्ट लाइन। यहाँ पर ch वेरिएबल के अंदर एक इनपुट ले लेते हैं यूज़र से, इक्वल टू sc.nextInt। इंट का i बड़ा रहेगा, पैरेंथेसिस लगाएंगे, सेमीकोलन। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट इंट और पैरेंथेसिस के बीच में कोई स्पेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट इंट एक फंक्शन है, स्कैनर क्लास का फंक्शन है और फंक्शन और पैरेंथेसिस के बीच में कभी भी स्पेस नहीं होता है। नीचे आते हैं, यूज़र से इनपुट हो चुका है। अब हम जा करके स्विच केस लगाते हैं, लिखेंगे स्विच, पैरेंथेसिस लगाएंगे, उसके अंदर हम अपना ch वेरिएबल पास कर देंगे। जो भी यूज़र ने इनपुट दिया है वो ch वेरिएबल के अंदर आएगा और उस वेरिएबल को हमने स्विच केस को अपने पास कर दिया। अब ये वेरिएबल के अंदर 1 आए, 2 आए, 3 आए या 4 आए, कोई भी नंबर आए, चाहे नंबर कोई भी दे यूज़र, वो नंबर हम स्विच के पास भेज रहे हैं। अब स्विच के अंदर आते हैं, यहाँ पर भी कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड क्लोज होगा और अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि यूज़र से इनपुट लेने वाली लाइन ये और स्विच केस के बीच में मैंने एक लाइन का गैप दिया है। ये बस समझने के लिए है कि अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में रहे हमारा प्रोग्राम। आपको इस एक लाइन का गैप देना कोई कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो इनको हटा भी सकते हैं। स्विच के अंदर आने के बाद अब हम केसेस लिखेंगे, केस स्पेस 1 कोलन, अंदर आ जाए, अंदर आकर के system.out.println लगाएंगे
तो यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे 1 नंबर पर पहला दिन का नाम है संडे और नीचे आकर के ब्रेक लगा देंगे। इसी को हम बार बार रिपीट करेंगे, तो इसलिए मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जल्दी से। ये हो जाएगा हमारा केस नंबर 2, ये केस नंबर 3, केस नंबर 4, केस नंबर 5, 6 एंड 7। यहाँ पर आकर के मंडे कर देंगे 2nd नंबर पर MON, इसी तरह से ट्यूसडे TUES, वेडनेसडे WEDNES, थर्सडे THURS, फ्राइडे एंड लास्ट में सैटरडे ATUR। और 7 डेज कंप्लीट होने के बाद हमें लास्ट में लगाना है डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पर लगाते हैं डिफ़ॉल्ट। ध्यान रहे डिफ़ॉल्ट एक ऑप्शनल केस होता है, आपको ज़रूरत है तो आप लगाएं, नहीं ज़रूरत है तो कोई बात नहीं। system.out.println ब्रैकेट लगाया, इनवैलिड नंबर मैसेज दे दिया मैंने, और डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी लास्ट में लगा हुआ है, इस वजह से हम लास्ट में यहाँ पर ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। अब प्रोग्राम को करते हैं सेव, कंपाइल करते हैं। ये देखिए नीचे क्लास हमारी कंपाइल हो गई है, नो सिंटैक्स एरर आ रहा है नीचे। क्लोज करते हैं, स्विच केस पे आकर राइट क्लिक करेंगे, वॉइड मेन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर यूज़र से चॉइस मांगी जा रही है 1 से 7। हम यहाँ पर नीचे ये देखिए इनपुट मांग रहा है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लेट सपोज कि 2 दे देते हैं। 2 नंबर पे था हमारा मंडे, तो एंटर की प्रेस करते हैं, देखते हैं मंडे आ गया, ये देखिए, तो ये हमारा आउटपुट आ रहा है मंडे। इसी तरीके से अगेन मैं रन करता हूँ, वॉइड मेन सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आते हैं, ओके करते हैं, और यहाँ पर आने के बाद इस बार देता हूँ मैं 5 नंबर पर हमारा कौन सा डे था, हमारा थर्सडे था। एंटर की प्रेस करते हैं, ये देखिए थर्सडे आउटपुट आ रहा है, ये हमारा थर्सडे है। चलिए वापस डबल क्लिक करके अंदर आते हैं। यहाँ पर मैं कुछ और भी दिखाता हूँ आपको। लेट सपोज कि मैंने जैसे बोला था कि पहले वाले केस के अंदर का ब्रेक मैं हटा देता हूँ और दूसरे वाले का भी ब्रेक हटा देता हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं चॉइस 1 दूंगा तो यहाँ पर सबसे पहले संडे प्रिंट किया जाएगा। संडे प्रिंट करने के बाद केस नंबर 2 में चला जाएगा, क्योंकि ब्रेक होगा ही नहीं, यहाँ पर ब्रेक तो है ही नहीं। तो ये स्विच केस के ब्रेक करली ब्रेसेस यानी कि इस वाले ब्लॉक यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक ब्लॉक बन रहा है। तो अगर केस 1 में जाने के बाद संडे को प्रिंट करता और प्रिंट करने के बाद यहाँ पर ब्रेक नहीं पाएगा, तो ब्रेक ना पाने की वजह से ये इस ब्लॉक से बाहर कंट्रोल को निकालेगा ही नहीं और नेक्स्ट लाइन यानी कि केस 2 के पास पहुँच जाएगा। फिर मंडे को भी प्रिंट कर देगा, फिर मंडे के बाद दोबारा ब्रेक नहीं पाएगा तो फिर केस 3 में चला जाएगा और केस 3 में जाकर के ट्यूसडे को प्रिंट कर देगा, और ट्यूसडे को प्रिंट करने के बाद तब जाकर के यहाँ ब्रेक मिलेगा और तब जाकर के हमारा कंट्रोल इस ब्लॉक से, स्विच केस के ब्लॉक से बाहर निकलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास 3 आउटपुट आएंगे, संडे, मंडे, फिर ट्यूसडे को प्रिंट करने के बाद तब जाकर के ब्रेक होगा। चलिए देखते हैं, कंपाइल कर लेते हैं। देखिए क्लास कंपाइल हो गई है, क्लोज करते हैं, राइट क्लिक, वॉइड मेन, ओके। तो देखिए मैं चॉइस 1 दे रहा हूँ यहाँ पर, एंटर की प्रेस करता हूँ। ये देखिए 3 आउटपुट हमारे पास संडे, मंडे एंड ट्यूसडे तीनों आ रहे हैं। दोबारा चलते हैं अंदर। लेट सपोज कि हम यहाँ पर चॉइस 2 देते हैं इस बार। अब चॉइस 2 देने पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर केस 2 यानी कि चॉइस 2 जब हम देंगे तो 2 नंबर केस के अंदर जाएगा, मंडे को प्रिंट करेगा, मंडे को प्रिंट करने के बाद यहाँ ब्रेक नहीं पाएगा तो एक केस 3 में चला जाएगा, केस 3 में जाकर के ट्यूसडे को प्रिंट करेगा और ट्यूसडे के बाद ब्रेक को पाएगा और कंट्रोल को स्विच केस के ब्लॉक से बाहर निकाल देगा। इस वजह से यहाँ पर अब मंडे और ट्यूसडे 2 आउटपुट आएंगे। कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं, राइट क्लिक, वॉइड मेन एंड ओके। चलिए 2 नंबर देते हैं। ये देखिए मंडे एंड ट्यूसडे 2 आउटपुट आ रहे हैं इस बार। क्लोज करते हैं, वापस आते हैं। केस 2 में भी मैं ब्रेक लगा देता हूँ वापस और केस 1 में भी लगा देता हूँ। अब बात आती है कि भाई डिफ़ॉल्ट कब चलेगा। डिफ़ॉल्ट तब चलेगा जब केस 1 से लेकर के 7 तक के बीच में कोई भी केस नहीं चलेगा, तब जा कर के चलता है डिफ़ॉल्ट। वापस मैं करके दिखाता हूँ। क्लास कंपाइल हो गई, क्लोज करते हैं, राइट क्लिक, वॉइड मेन, ओके। एंड यहाँ पर देखिए 1 से 7 के बीच में
केसेस हैं हमारे पास और 1 से 7 के बीच में हम अपना नंबर नहीं देते, हम लेट सपोज की दे देते हैं यहाँ पर 10 हमारे पास कोई केस है ही नहीं, तो ऐसे में डिफ़ॉल्ट को चलाया जाएगा और इनवैलिड नंबर आउटपुट आ रहा है, ये देखिए आउटपुट। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ रहा होगा। कट करते हैं, वापस आते हैं अपने स्विच केस के प्रोग्राम में। अब इस बार हम क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट को यहाँ से हटा करके ऊपर कहीं लगा देते हैं। केस नंबर 2 के बाद हमने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट को लगा दिया अब अपने। और अब यहाँ पर जैसे कि ये डिफ़ॉल्ट लास्ट में लगा था तो ब्रेक की ज़रूरत कोई नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर अब क्या होगा कि अगर डिफ़ॉल्ट को हम ऊपर कहीं लगा रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट को अगर चलाया जाएगा तो डिफ़ॉल्ट का जो मैसेज है इनवैलिड नंबर वो तो प्रिंट होगा ही होगा, और उसके बाद ब्रेक नहीं पाएगा और उसके बाद केस 3 में चला जाएगा और ट्यूसडे को भी प्रिंट कर देगा, तब जा कर के ये ब्रेक को एग्जीक्यूट करेगा। क्योंकि भाई डिफ़ॉल्ट को जब एग्जीक्यूट कराया जा रहा है तो डिफ़ॉल्ट के अंदर गया, डिफ़ॉल्ट के अंदर एक मैसेज था इनवैलिड नंबर, ये मैसेज को प्रिंट कराया गया। उसके बाद जब ब्रेक को नहीं पाया और उसके नीचे भी तो स्टेटमेंट्स दिए हैं ये केस 3 से लेकर के केस 7 तक के। अब डिफ़ॉल्ट जब नीचे लगा हुआ था तो उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया था, तो कुछ भी एग्जीक्यूट होता ही नहीं। इस वजह से लास्ट में हमें ब्रेक लगाना कोई कंपलसरी नहीं था। लेकिन अगर आप ऊपर लगा रहे हैं कहीं पर भी, लास्ट में ना लगा करके ऊपर कहीं पर भी लगाएं, तो यहाँ पर हमारा डिफ़ॉल्ट का स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगा और उसके नीचे स्टेटमेंट अगर हैं तो यहाँ पर नीचे वाले स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में तो कोई ब्रेक नहीं लगा है। तो डिफ़ॉल्ट के बाद केस 3 के अंदर चला जाएगा और ट्यूसडे को प्रिंट कर देगा। ट्यूसडे को जब प्रिंट कर देगा उसके बाद यहाँ पर ब्रेक को पाएगा, तब जा कर के बाहर निकलेगा। चलिए दिखाता हूँ आपको। कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं, राइट क्लिक, वॉइड मेन, ओके। और इस बार मैं फिर से कोई इनवैलिड नंबर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर दे दिया 9 हमारे पास कोई केस नहीं है। एंटर की प्रेस करते हैं, इनवैलिड नंबर आ रहा है देखिए, उसके साथ साथ ट्यूसडे भी आ रहा है। तब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर वापस आते हैं। डिफ़ॉल्ट के अंदर भी अब यहाँ पर हमें ब्रेक लगाना कंपलसरी हो गया, क्योंकि हम अपनी डिफ़ॉल्ट को नीचे यानी कि लास्ट में ना लगा करके ऊपर कहीं पर लगा रहे हैं। कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं, राइट क्लिक, वॉइड मेन एंड ओके। ये देखिए इस बार मैं फिर से 9 देता हूँ, एंटर की प्रेस करता हूँ। देखिए इस बार मैं फिर से यहाँ पर 9 देता हूँ और एंटर की प्रेस करता हूँ। ये देखिए अब आ रहा है केवल इनवैलिड नंबर आउटपुट। तो अब ये सही से काम कर रहा है। तो आप डिफ़ॉल्ट को कहीं भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन इसकी बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन लास्ट में ही होती है और लास्ट में लगने की वजह से इसमें ब्रेक लगाना कोई कंपलसरी नहीं होता है। अब बात आती है कि अगर हमारा डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी लास्ट में है, तो अगर हम लास्ट में ब्रेक लगा देंगे डिफ़ॉल्ट के अंदर तो क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा, कोई एरर नहीं आएगी। लास्ट में भी डिफ़ॉल्ट अगर लगाते हैं और उसके बाद भी उसमें अंदर हम ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, तब भी ये लास्ट वाले मैसेज यानी इनवैलिड नंबर को एग्जीक्यूट कर देगा। उसके बाद ब्रेक करके स्विच केस के ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा। आप ब्रेक यहाँ पर लगाएं या ना लगाएं, लास्ट में ब्रेक वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। आप यहाँ पर अगर डिफ़ॉल्ट लास्ट में लगा रहे हैं तो आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट के अंदर ब्रेक को इस्तेमाल करें या ना करें, ये स्विच केस के ब्लॉक से कंट्रोल को बाहर ही निकालेगा, क्योंकि इसके बाद कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि स्विच केस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है या मन में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के सभी सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।